चलिए, तो यहाँ हम लोग जो है डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ क्या है कि 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ 6 माइक्रोफैराड आर कंबाइंड टू गिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड। डिस्क्राइब दी अरेंजमेंट। डिस्क्राइब दी अरेंजमेंट कहने का मतलब कि कितने कैपेसिटर्स हैं, 12 कैपेसिटर में से कितने कैपेसिटर्स को, ठीक है, सीरीज में रखा जाए और कितने कैपेसिटर्स को जो है वो रोज में रखा जाए, ठीक है। तो ये हमको बताना है। डैट मीन्स कि एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए तो सबसे पहले जो बात है समझना है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना, अरेंजमेंट बेस्ड ऑन या डिस्क्राइब द अरेंजमेंट, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ सीरीज या इन अ रो फाइंड आउट करना होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक ना। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिख लिया, यहाँ पर लिट कर लेते हैं। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ रोज कैसे जुड़े होंगे आपस में, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैरेलल में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्मॉल एम लिखते हैं। स्मॉल एम का मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक ना, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। और ये जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं वो कहाँ है, इन अ रो, ठीक है, इन अ रो। और रो में आपस में जो भी कैपेसिटर्स होंगे वो कैसे जुड़े होते हैं, तो वो हमेशा सीरीज में जुड़े होंगे, ठीक है। अब ऐसे समझ लेना है कि भाई देखिए मेरे पास कुछ कैपेसिटर हैं और उन कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं और ऐसे कुछ रोज को आपस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये कहलाता है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है, जिसमें आपको सीरीज में भी देखने को मिल रहा है कैपेसिटर और आपस में फिर ये कैसे देखने को मिल रहा है, पैरेलल में भी देखने को मिल रहा। तो इनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर जो है उनको पता है कि 12 है, ठीक ना। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जब मेरे पास n नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ रो इन सीरीज है, तो टोटल इस तरह से अरेंजमेंट में कितने कैपेसिटर्स होंगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें तो इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, आप एक रो देख रहे हैं, ठीक ना, एक रो में कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, स्मॉल एन है, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, स्मॉल एन है। तो एम को एन से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मिल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पे विचार करेंगे, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान न देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तो एम एन को क्या लिख सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू हम लोग 12 भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप गौर कीजिए कि इन अ रो जितने भी आपके कैपेसिटर्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, एक रो की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, जिसको हम यहाँ से सी एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक ना। तो सी एस ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन अ रो है, तो क्या करना है, एक ही कैपेसिटेंस को हम लोग सी मान लेते हैं। तो यहाँ सी बाई क्या करना है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ रो जो स्मॉल एम है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो एक रो की टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को मिल जाता है जो सीरीज में है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद कि इस तरह से देखिए कि आपके पास जितने भी रोज में कैपेसिटर्स हैं, जितने भी एक रो में कैपेसिटर्स है वो सब सीरीज में है और उनकी इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करके कितना लाते हैं, सी बाई एम। और इस तरह से बाकी जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर नंबर कितना है, ये तो स्मॉल एन के इक्वल। तो अब इस पूरे अरेंजमेंट की हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेना है। इनकी इक्विवेलेंट को हम सीपी लिख लेते हैं और सीपी इज इक्वल टू क्या करना है, नंबर ऑफ रोज लिखिए, नंबर ऑफ रोज कितना है, स्मॉल एन, और इसमें एक रो की जो कैपेसिटेंस है सी बाई एम, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस या टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 8 माइक्रोफेराड, ठीक ना, क्वेश्चन में दिख रहा है 8 माइक्रोफेराड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एन सी बाई एम को 8 की इक्वल कर लेते हैं और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग इक्वेशन, ठीक ना, इक्वेशन सेकेंड लिख डालते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन के, अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है हम लोग को, तो mn इंटू एन सी बाई एम, ये लिख लिया हम लोग, ठीक ना। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा और इधर आते हैं 12 इंटू कितना लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। इसमें ये जो c है वो प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 6 माइक्रो फैराड। इसकी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ देख लेना कि n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n² हो जाएगा। c की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर 6 लिख लिए, ठीक ना, इज इक्वल टू 12 इंटू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। इस 6 से इस 12 को कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना मिल रहा है हम लोग को 16, यानी n² जो है वो 16 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब कि n की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमको नंबर ऑफ रोज पता चल गया कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 के इक्वल होगा, यानी कि इस तरह से आपको 4 रो जो है वो अरेंज करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद इस रो में कितना हमको कैपेसिटर लगाना है वो समझना है। तो इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, जहाँ पर mn इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। m इंटू एन की वैल्यू कैलकुलेट करके कितना लाए हैं, 4 लाए हैं, और ये कितना है आपका 12। अब इस 4 से ये 12 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा ये 3। तो m इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हम लोग को, 3 मिल रहा। तो अब बेटर ये समझ में आ रहा होगा कि एक रो में, ठीक है, कितने कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज करना है, ठीक है, तो वह है 3। इस तरह से हमको क्या मिल गया कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे उसकी वैल्यू हो गया 4, और जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन रो होंगे, दैट मीन्स जो कैपेसिटर सीरीज में जोड़े गए हैं वो 3 होंगे। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, जो आपको बेटर समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर हैप्पी एंड